हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैरीन लैंडफॉर्म के बारे में, यानी कि समुद्री स्थल रूप। तो समुद्र का जल किस तरह के स्थल रूप का निर्माण करता है, अपरदन से और निक्षेपण से, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। कौन कौन सा मैकेनिज़्म काम करता है, कौन से एजेंट्स काम करते हैं किसी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में, यानी तटीय क्षेत्र में कोई लैंडफॉर्म बनाने के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्थलाकृति समुद्र के लहर, ज्वार यानी कि टाइड और करंट्स के द्वारा निर्मित होते हैं, समुद्र के लगातार प्रहार से यानी कि समुद्री जल के एक्शन से, उसको हम लोग समुद्री स्थलाकृति या समुद्री भू आकृति कहते हैं। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में यह मुख्यतः होता है क्योंकि तट के किनारे ही समुद्र का जल आएगा। तटीय क्षेत्रों में यह अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक यानी कि इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों तरह के लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। समुद्र का जो जल है वो फिजिकल यानी कि भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से दोनों के साथ वो लैंडफॉर्म को बनाता है और डिपॉजिट भी करता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स इसमें काम करते हैं इरोजन के लिए, यानी कि अपरदन के लिए। तो पहला इरोजन का एजेंट है वो है वेव्स यानी कि लहर। तो समुद्र का जल जब ऊपर नीचे उठता है और गिरता है, इसके कारण लहर का निर्माण होता है, जो कि अपरदन का एक कारक है, जिसके कारण इरोजन होता है। फिर दूसरा आता है ज्वार। तो ज्वार हम लोग जानते हैं कैसे आता है। समुद्र का जल जब चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स से या फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर उठता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस नीचे आ जाता है, तो इसके कारण ज्वार का निर्माण होता है। उसके बाद करंट मतलब हो गया धाराएं। जो समुद्र का जल जब एक ही दिशा की ओर प्रवाहित होते रहता है और काफ़ी तेज़ी से, तो इसको कहा जाता है करंट्स। बहुत सारे करंट्स हैं, हम्बोल्ट करंट, फाकलैंड करंट, ऐसे करके बहुत सारे करंट्स हैं। इसके बाद कौन कौन सा मैकेनिज़्म काम करता है अपरदन के लिए, उसको भी समझते हैं। वो तो एजेंट्स हो गया, जो कि हम लोग बोल सकते हैं वो फिज़िकल एजेंट्स हो गया। ये सब कुछ केमिकल्स या फिज़िकल ये भी है, मैकेनिकल मेनली। इसमें पहला हो गया कोरोजन या सॉल्यूशन, जिसमें जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके टूट जाते हैं। ठीक है। एट्रिशन यानी कि पानी, समुद्र का जो जल आता है उसके साथ कुछ पत्थर भी आते हैं, वो भी टकरा के आपस में टूटते फूटते रहते हैं, उसको एट्रिशन कहेंगे। फिर जलीय क्रिया के कारण यानी हाइड्रोलिक एक्शन के कारण जल जहाँ पे लगातार बहुत तेज़ी से समुद्र का जल या फिर वाटर सोर्स का एक्शन रहेगा, वहाँ पे भी अपरदन होते रहेगा। ठीक है। तो इसी को जलीय क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। तो ये कुछ अपरदन के कारक थे और उसके तंत्र थे। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से अपरदनात्मक लैंडफॉर्म बनते हैं, यानी कि इरोजन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो पहला हो गया सी क्लिफ का मतलब हो गया जो समुद्र के खड़े ढाल होते हैं समुद्र के किनारे, और ये काफ़ी तीव्र ढाल होते हैं और तटों से जुड़े रहते हैं, इनको समुद्री खड़ी ढाल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूरोप और इंग्लैंड के बीच में हमारा इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे चॉक क्लिफ या फिर वाइट क्लिफ जिसको कहा जाता है, वो पाया जाता है। उसके बाद है वेव कट प्लेटफॉर्म वही है जब सी क्लिफ का अपरदन हो जाता है तो एक प्लेटफॉर्म के जैसा बन जाता है। ये काफ़ी प्लेटफॉर्म बन जाता है, यानी कि एक बेस के जैसा तैयार हो जाता है, इसी को कहा जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म। ये देखिए, ये है वाइट क्लिफ है, एकदम खड़ी ढाल है इसका। उसके बाद आता है सी केव्स यानी कि समुद्रिक गुफा। तो जब समुद्र का जल लगातार टकराते रहता है अपने तट से, तो छोटे छोटे वो होल्स बना देता है, छिद्र बना देता है, और जब उसी छिद्र का साइज़ बड़ा होते जाता है, वो धीरे धीरे गहरा होते जाता है, एक्सपेंड करते जाता है, तो उससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। उसके बाद यही समुद्री गुफा जब आपस में मिल जाती है, तो जहाँ दो गुफा आपस में मिल जाती है, जैसे एक गुफा इधर से बन रहा है, एक गुफा इधर से बन रहा है, तो इस तरह का नहीं, जैसे एक ये
हमारा ओशन के कोस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे टकरा रहा है और टकराते टकराते जहाँ पे दो गुफा आपस में मिल जाएंगी, एक इस साइड से और एक उस साइड से, तो फिर एक हमारे ब्रिज के जैसा शेप बन जाएगा और उसी ब्रिज को हम लोग सी आर्क कहेंगे, समुद्री मेहराब। और यही जब मेहराब अकेले पड़ जाता है समुद्र में या मेहराब टूट जाता है आइसोलेटेड पिलर के रूप में, तब उसको हम लोग समुद्री स्तंभ कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है स्टंप। स्टंप भी वही है, जब ये समुद्री स्तंभ का अपर्दन होता है क्रमिक रूप से, यानी ग्रेजुअल रूप से जो ये स्तंभ समुद्र में बन गए, अब इसका जब धीरे धीरे ये टूटेगा तब एकदम पतला सा बच जाएगा, जिसको हम लोग स्टंप कहेंगे। फिर आता है वात गर्त, यानी कि ब्लो होल्स। तो समुद्र की गुफा जब स्थल की ओर बढ़ती है, मतलब जैसे गुफा का निर्माण होता है समुद्र के लहरों के द्वारा, उसी तरह जब ज़मीन को भी वो गड्ढा करने लगता है समुद्र का लहर, तो लंबवत अपर्दन के कारण वहाँ पे वात गर्त बन जाता है, यानी कि ब्लो होल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि निक्षेपात्मक स्थल रूप। तो जो नदी का जल अपने साथ अवसाद लाता है, उसको जब जमा करते जाता है, मुख्य रूप से ये जलोढ़ मृदा होती है, बालू के कण होते हैं, तब उससे बनता है हम लोग का निक्षेपात्मक स्थल रूप, जिसमें पहला आता है नदी तो बनाती ही है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समुद्र के जल के बारे में, तो समुद्र का जल जब लाता है तो उसको हम लोग कहते हैं समुद्री निक्षेपात्मक स्थल रूप। जैसे कि जिसमें पहला आ जाएगा बीचेस का निर्माण होता है। बीच क्या होता है, जिसको पुलीन कहते हैं, तो एक मंद ढाल वाला भूमि का टुकड़ा होता है जो समुद्र के निकट पाया जाता है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बीच। ये एक निक्षेपात्मक स्थल रूप है। उसके बाद आता है ड्यून्स, जिसको कहते हैं हम लोग टीला। तो जो सैंड ड्यून्स हम लोग के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, उसी तरह का सैंड ड्यून तटों के किनारे भी पाया जाता है, जिसमें जो पुलीन है बीच के पीछे जब एयर का फ्लो होता है, हवा जब बहती है, तो उसके कारण जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो उड़ के दूसरे जगह जाते हैं और रेत के टीले बना देते हैं, जिसको हम लोग ड्यून्स कहते हैं। इसके बाद आता है इरोजनल डिपोजिशनल में बार। बार मतलब होता है कि एक तरीके से बाधा। तो जब रेत और कंकड़ के टुकड़े समुद्र के जल और स्थल के भाग को अलग कर देते हैं एक दूसरे से, एक बैरियर के रूप में, तब उसको हम लोग कहते हैं बार। और ये मुख्यतः सैंड का बना होता है, बालू का, रेत का, तो इसलिए इसको सैंड बार भी कहा जाता है। इसको हम लोग अभी फिगर से देखेंगे। और उसके बाद होता है स्पिट। स्पिट का मतलब हो गया वही जो समुद्र का जो बार था, वो बार का जो स्टार्टिंग फॉर्म होता है, जिसमें जैसे ये हमारा इधर मान लीजिए ओशन है, ये लैंड फॉर्म है, नहीं उल्टा बन गया। जैसे ये हमारा लैंड फॉर्म है, यहाँ पे स्थल है और यहाँ पे मान लीजिए जल है। तो ये धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ रहा है समुद्र के तरफ, इसको कहेंगे हम लोग स्पिट। ये कंकड़ और रेत का बना हुआ आकृति होता है जो भूमि से समुद्र की ओर फैला हुआ रहता है। ठीक है। और यही जब दूसरे छोर को भी ज्वाइन कर देता है, तो फिर ये स्थल और जल को अलग करने का काम करता है, बैरियर के जैसा, जिसको हम लोग बार कहते हैं। और जब दो स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए एक ब्रिज के जैसा काम करे, तब उसको हम लोग कहते हैं टोम्बोलो। और समुद्र में जो टोम्बोलो का निर्माण होता है, वो मुख्य रूप से रेत के द्वारा होता है, जो कि इसको इस्थुमस से अलग बनाता है। इस्थुमस जो होता है वो भी किसी दो लैंडफॉर्म को ज्वाइन करता है। मुख्य रूप से ये भूमि का टुकड़ा ही होता है जो ज्वाइन करता है। और जबकि टोम्बोलो जो है वो रेत या फिर निक्षेपण के द्वारा एक मार्ग जैसा बन जाता है किसी तटीय क्षेत्र और किसी द्वीप के बीच में। ठीक है। तो ये थे कुछ अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। जैसे कि हम बता रहे थे बार, तो ये बार का काम कर रहा है। यहाँ पे समुद्र का जल नहीं पहुँच पा रहा है, ये स्थल और समुद्र को अलग कर रहा है, तो ये बार हो गया, सैंड बार। उसके बाद इसको कहेंगे हम लोग स्पिट।
ठीक है। ये स्पिट हो गया जो कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और स्पिट जब ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे और पानी को रोक देगा तब इसको कहेंगे हम लोग बार। उसके बाद टोम्बोलो जो होता है वो दो लैंडफॉर्म को जोड़ता है। तो जैसे ये कोस्ट का लैंडफॉर्म है, तटीय क्षेत्र है, उसको दूसरे द्वीप से जोड़ने का काम करता है, तो उसको कहेंगे टोम्बोलो। ठीक है। तो ये था कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये हमारा हो गया सी आर्क। सी आर्क हो गया, यहाँ पे समुद्र की गुफा बना हुआ है। ठीक है। ये सब हो गए हमारे स्टैक्स, सी स्टैक जिसको भूस्तंभ कहते हैं। यही अगर पतला सा यहाँ पे खड़ा रह जाता तो इसको कहेंगे हम लोग स्टम्प्स। तो इस तरह से समुद्र का जो जल है वो काफ़ी सारे लैंडफॉर्म को बनाता है, इरोजन करके भी और डिपोजिशन करके भी। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।